स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। आरबीआई का रूपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ लॉन्च। रुपए को इंटरनेशनल स्टेटस देने की तैयारी में सरकार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इनवॉइस रुपए में ही जारी किया जाएगा। भारतीय वन कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। छोटी गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सजा का प्रावधान हटाने की पेशकश। पर्यावरण से जुड़े लोगों ने जंगलों को नुकसान होने की जताई चिंता। और बौद्ध धर्म से जुड़े एक प्राचीन स्थल को बचाने की कवायद शुरू। भारतीय पुरातत्व विभाग ने शुरू किया 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। भीमा नदी के किनारे सन्नती स्थल से जुड़ी है यह जगह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए सूचना, इस बुलेटिन की खबरों को आप चाहें तो PDF फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अमृत उपाध्याय 007, जहां PDF आपको मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को लॉन्च किया है। दरअसल आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में करने की मैकेनिज्म को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। हालांकि जो बैंक इसके लिए ऑथराइज्ड डीलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस सुविधा को शुरू करने से पहले ही परमिशन लेनी होगी। बैंक्स इसके लिए आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेंगी। इस व्यवस्था के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016 के तहत एडी बैंक्स को भारत में रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि एडी बैंक्स या ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक्स से मतलब ऐसे बैंक से है जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज के लिए अनुमति दी गई है। वहीं रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स का मतलब जिसमें बैंक एक कस्टोडियन की तरह काम करती है। अकाउंट के फंड्स फॉरेन काउंटरपार्ट बैंक के होते हैं। इसके तहत हर तरह के आयात निर्यात की इनवॉइसिंग रुपए में की जाएगी। इसके अलावा दोनों तरह की करेंसीज का एक्सचेंज रेट मार्केट द्वारा निर्धारण होगा। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि आयात निर्यात के निपटान को रुपए में सेटल करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई है। इससे ग्लोबल इंडिया की इमेज को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक व्यापारिक समुदाय का रुपए में इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ ही ऐसे देश जो किसी तरह के सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ईरान और रूस, उनके साथ व्यापार करने में आसानी होगी। इससे भारतीय रुपए को इंटरनेशनल करेंसी की पहचान मिलने की उम्मीद की जा रही है। गवर्नमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में चेंज लाने की तरफ बढ़ रही है। सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें इस एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने को लेकर लोगों से राय मांगी गई है। सरकार दरअसल उन धाराओं को हटाना या बदलना चाहती है जो छोटी छोटी गतिविधियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान करते हैं। मोटे तौर पर सरकार इस एक्ट में शामिल माइनर ऑफेंस सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पीछे सरकार का कहना है कि आमतौर पर बड़े और छोटे अपराधों को अलग करने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कई आदिवासी समुदाय अभी भी अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। ऐसे में छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उन्हें वन अधिकारियों से प्रताड़ित होना पड़ता है और जुर्माना भी देना पड़ता है। लिहाजा अब इस एक्ट में कुछ गतिविधियों के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान हटाने की कवायद की गई है। आपको बता दें कि वर्तमान कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कुछ खास वजहों से आग लगाता है, मवेशियों को चराता है या फिर पेड़ों को गिराता है, तो उसे 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही जंगल को हुए नुकसान के लिए कंपनसेशन भी मांग सकता है। अब सरकार जेल की सजा को खत्म कर केवल जुर्माने और कंपनसेशन को जारी रखना चाहती है। सरकार इसी तरह के प्रावधान रिजर्व्ड ट्रीज से जुड़े प्रोविजंस में भी लाना चाहती है। गौरतलब है कि 1927 के इस कानून के तहत राज्य सरकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के किसी वृक्ष को रिजर्व घोषित कर सकती है। यह कानून राज्य सरकार को 3 तरह के वन घोषित करने की पावर देता है: रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट को संरक्षण देने का काम करेगा। यह बुद्धिस्ट साइट कर्नाटक के कंगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे मौजूद है। एएसआई के मुताबिक इस जगह पर 1994 से 2001 के बीच खुदाई का काम किया गया था, लेकिन इसका संरक्षण नहीं किया गया। एएसआई ने बताया है कि यह साइट सन्नति साइट का हिस्सा है, जिसके लिए अब 3.5 करोड़ का एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सन्नति साइट भी भीमा नदी के पास मौजूद है। एएसआई की तरफ से की गई कई बार की खुदाई में यहां से कुछ स्कल्पचर्स, टैबलेट्स और टेराकोटा जैसे आइटम्स मिले हैं। यह जगह बुद्धिस्ट महास्तूप के लिए भी जानी जाती है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट के जरिए अब उस महास्तूप को रेजुनेट किया जाएगा। आपको बता दें कि सन्नति और कंगनहल्ली 1986 तक छोटे गांव थे। इसी समय यहां मौजूद चंद्रलंबा मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया गया था। तब इस मलबे को हटाने के दौरान ही अशोक के शिलालेख मिले थे। यहाँ एक महास्तूप भी मिला था, जिसे अशोक के अभिलेखों में अधोलोक महाचैत्य कहा गया है। इसी के साथ पत्थर पर बने कुछ चित्र भी मिले थे, जिनमें अशोक को अपनी रानियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। देश में कई जगहों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, लेकिन कंगनहल्ली की इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ राजा अशोक को चित्र में दिखाया गया है। इसके साथ ही ब्राह्मी लिपि में रय अशोक भी लिखा हुआ है। कर्नाटक के ही मस्की में मिले शिलालेख में अशोक का नाम लिखा मिलता है। साथ ही दूसरी किसी जगह से अलग यहाँ अशोक को देवनाम पिय पियदासी यानी देवताओं का प्रिय बताया गया है। महास्तूप के बारे में माना जाता है कि इसका विकास 3 चरणों में 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच हुआ है। मौर्य काल में, शुरुआती सातवाहन काल में और बाद के सातवाहन काल में। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल की इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला लिया है। इस इनिशिएटिव में शामिल होने के बाद सीबीआई को दूसरे देशों में इस तरह के मामलों में कोलैबोरेट करने में आसानी होगी। चाइल्ड सेक्स अब्यूज को ऑनलाइन डिटेक्ट करने और अब्यूजर्स व विक्टिम्स आदि को खास सॉफ्टवेयर के जरिए पहचानने में मदद मिलेगी। इंटरपोल के मुताबिक भारत 68वां देश है जिसे ICSE इनिशिएटिव डेटाबेस के एक्सेस दिए गए हैं। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। इसके हर सदस्य देश में एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, जिससे यह स्थानीय देश के कानूनों से खुद को जोड़ पाता है। भारत में इसके लिए सीबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई है। इंटरपोल के ICSE इनिशिएटिव डेटाबेस में चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल्स को एनालाइज करने के लिए वीडियोस और इमेजेस को कंपेयर किया जाता है। इस डेटाबेस के जरिए इन्वेस्टिगेशन के डुप्लीकेशन को रोकने में भी मदद मिलती है और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले इन क्राइम्स की लोकेशन को ट्रेस करने और अपराधी को पकड़ने में आसानी होती है। भारत में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे और भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कानून पहले से मौजूद हैं। 2012 के प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उससे जुड़े मटेरियल को रखना एक अपराध माना गया है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी डिफाइन किया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोविजंस इस कानून में 2019 में एक अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए थे। इसी तरह आरंभ इंडिया नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव भी चलाई जा रही है। आरंभ इंडिया एक पोर्टल भी चला रहा है जो भारत का पहला ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े मामलों को दर्ज कराया जा सकता है। बच्चों के साथ होने वाले इस तरह के क्राइम को रोकने के क्रम में सीबीआई ने 2019 में एक स्पेशल यूनिट शुरू की थी। इस यूनिट का नाम है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। यह यूनिट इस तरह के कंटेंट की पोस्टिंग, सर्कुलेशन और डाउनलोडिंग को ट्रैक करता है और मॉनिटर करती है। कुछ बैंकों ने GTL लिमिटेड के खिलाफ सारफेसी एक्ट का इस्तेमाल किया है। GTL लिमिटेड देश की बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। IDBI जैसे बैंकों ने GTL लिमिटेड को दिए पैसों को रिकवर करने के लिए इस एक्ट को इन्वोक किया है। आइए समझते हैं कि सारफेसी एक्ट क्या है। सारफेसी एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। 2002 का यह कानून वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के दायरे में है। इस कानून को दरअसल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन डिफॉल्टर्स से सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। कानून के तहत बैंक उधार वापस न मिलने की सूरत में उधार के बदले रखी गई सिक्योरिटीज को
अपने पास रख सकते हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पैसे के लिए सिक्योरिटीज़ को मैनेज या सेल कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें कोर्ट की दखलंदाजी भी नहीं रहती। इस कानून के पहले बैंकों को अपना पैसा वापस हासिल करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। उन्हें सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब चीज़ें बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ावा देती हैं। सारफेसी एक्ट के मुताबिक अगर कोई बोरोवर 6 महीने के बाद भी पैसे नहीं चुका पाता तो लेंडर इसके लिए एक नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस में पैसा चुकाने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है। इसके बाद बैंक चाहे तो सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है। हालांकि नोटिस के बाद भी उस बोरोवर को अपीलेट अथॉरिटी में जाने के लिए 30 दिन का वक्त मिलता है। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक सहकारी बैंक भी इस कानून को इन्वोक कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 20 लाख के लोन डिफॉल्ट के मामले में रिकवरी के लिए ये प्रोसेस शुरू कर सकती हैं। चलिए अब डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों पर नजर। पहला सवाल है, सारफेसी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। बैंकों को अपना उधार दिया हुआ धन हासिल करने के लिए यह अधिनियम एक सशक्त उपाय है। बैंक की तरफ से लोन डिफॉल्टर को एक बार नोटिस जारी होने के बाद वह डिफॉल्टर किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी? अगला सवाल है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के संबंध में क्या सही है? यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार को वनों को आरक्षित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति देता है? या फिर बी, वनों को केवल 2 श्रेणियों आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में ही बांटा गया है। प्रतिबंधों के विषय में आरक्षित वन और संरक्षित वन दोनों की स्थिति समान है। या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Good afternoon, sir. My name is Priya Gupta and I'm in the evening batch of Study IQ classes. I really like the online class as polity is going on in the class right now and sir has provided PPT which is very beneficial to make notes, and if I ever have a doubt then my mentor Om Trivedi sir solve it through call or message, and I am very blessed to have educator and mentor like them. And one thing which I want to add is that there should be ranking in the test. So thank you sir. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।